प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार या छूटों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एक व्यक्ति जो कंपनी है उसको बहु व्यक्ति कंपनियों की अपेक्षा किस तरह की छूटें या कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जो छूटें हैं उनमें देखेंगे अविदाताओं की संख्या। जैसा कि आप जानते हो कि अविदाता कंपनी के प्रारंभिक सदस्य होते हैं। जहां तक बहुव्यक्ति कंपनियों का निर्माण का प्रश्न है, निजी कंपनी के लिए 2 अविदाताओं की जरूरत पड़ती है, सार्वजनिक कंपनी के लिए 7 अविदाताओं की जरूरत पड़ती है। ये अविदाता कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले प्रारंभिक सदस्य होते हैं। अब यहां पर एक व्यक्ति कंपनी को यह विशेषाधिकार है कि किसी एक ही अविदाता के माध्यम से वो अपनी कंपनी का प्रारंभ कर सकते हैं, या अपन ये कहें कि एक ही व्यक्ति एकल व्यक्ति कंपनी का अविदाता होता है। दूसरी विशेषाधिकार ये छूटे हैं सदस्यों की न्यूनतम संख्या। जैसा कि आपने देखा कि अविदाता की जो संख्या है वो 1 होती है। इसी तरह से कंपनी के नाम से भी स्पष्ट हो रहा है और व्यवहार में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य संख्या एक ही व्यक्ति होता है। अर्थात बहु व्यक्ति कंपनी की तरह सदस्यों की संख्या 2 या 7 नहीं होती है, न्यूनतम संख्या। नेक्स्ट आपके संचालकों की संख्या। जहां तक संचालकों की संख्या का सवाल है, बहुव्यक्ति कंपनी के अंतर्गत संचालकों की जो संख्या है वो एक निजी कंपनी में न्यूनतम 2 और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। लेकिन यदि कंपनी सार्वजनिक है तो ऐसी सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। यहां पर भी विशेष जो एकल व्यक्ति कंपनी है उसे ये विशेषाधिकार है कि किसी एक संचालक के द्वारा ही वो जो है अपनी कंपनी का संचालन कर सकती है, या हम ये कहें कि कंपनी का जो सदस्य होता है वही उसका संचालक भी होता है। तो एक व्यक्ति ही प्रथम संचालक होता है। संचालक मंडल की सभाएं। जहां तक संचालक मंडल की सभाओं का प्रश्न है, बहु व्यक्ति कंपनियां जिन्हें हम निजी और सार्वजनिक कंपनी के रूप में विभाजित करते हैं, उसमें संचालक मंडल की जो सभाएं होती हैं वो साल में 4 बार बुलाई जाती है, या अपन इसको थोड़ा यूं भी कह सकते हैं कि उन्हें संचालक मंडल की सभा का आयोजन करना आवश्यक होता है, जबकि एक व्यक्ति कंपनी को संचालक मंडल की सभा नहीं बुलानी होती। नेक्स्ट, संचालक मंडल की सभाओं की संख्या। जहां तक संचालक मंडल की सभाओं का प्रश्न है, बहु व्यक्ति कंपनियों में संचालक मंडल की सभा तिमाही होना आवश्यक होती है, या हम यूं कहें कि साल में न्यूनतम संख्या 4 होनी चाहिए। जबकि निजी कंपनी वो एक व्यक्ति कंपनी को ये विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि उसे इस तरह की सभाएं इस संख्या में या सभाएं नहीं बुलाने की छूट प्राप्त है। संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति। अर्थात संचालक मंडल की जो सभा है उसमें गणपूर्ति का मतलब होता है विद्यार्थियों कार्यवाहक संख्या। अर्थात सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो किसी वैध सभा के आयोजन के लिए आवश्यक होती है। तो जब भी संचालक मंडल की सभा का आयोजन किया जाता है, यदि वह सभा निजी या सार्वजनिक कंपनी की होती है तो उसमें एक गणपूर्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है। उसकी उपस्थिति के अभाव में सभा को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि एक व्यक्ति कंपनी को यह भी प्रिविलेज है, यह भी उसे एक एग्जम्पशन प्राप्त है कि वो उसे किसी तरह की कोई गणपूर्ति
की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम तो संचालक मंडल की सभा बुलाने के लिए ही वो बाध्य नहीं है। वार्षिक साधारण सभा, बहुव्यक्ति कंपनियां जिन्हें हम निजी या सार्वजनिक कंपनी के रूप में विभाजित करते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा का आयोजन करना होता है। अर्थात हर निजी और सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम एक एनुअल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, का आयोजन करती है। लेकिन एक एकल व्यक्ति कंपनी में इस तरह की वार्षिक साधारण सभा बुलाने की भी छूट होती है, यानी वो उसे बुलाना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट, अधिकरण द्वारा असामान्य सभा बुलाना। कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकरण कंपनी को आदेश देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के आयोजन के लिए, असामान्य साधारण सभा के आयोजन के लिए। यहां पर अपन थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधिकरण कोई ट्रिब्यूनल दे सकता है, कोई न्यायालय दे सकता है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के आयोजन के लिए उसे आदेश दे सकती है। लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी को ये छूट प्राप्त है कि उसे इस तरह की भी कोई सभा आयोजित नहीं करनी होती। नेक्स्ट जो छूट है वो है धारा 100 से धारा 111 के प्रावधान। अर्थात कंपनी अधिनियम के अनुसार धारा 100 से 111 तक सभाओं के आयोजन के नियम दिए हुए हैं। अर्थात सभाएं कितनी आयोजित करनी है, सभाओं की सूचना कितने दिन पूर्व देनी है, सभाओं में गणपूर्ति क्या होगी, सभाओं में सामान्य और विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या प्रावधान होंगे। इस तरह की जो सभा से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 100 से 111 के अंतर्गत दिए रहते हैं। अर्थात सभा में मतदान का क्या सिस्टम होगा, सभा में प्रॉक्सी को अलाउ किया जाएगा या नहीं, प्रॉक्सी मतलब प्रतिपुरुष, उसे अलाउ किया जाएगा या नहीं, ये सारी बातें जो है धारा 100 से 111 के अंतर्गत आती है। लेकिन इस तरह की किसी भी धारा की पालना करना एकल व्यक्ति कंपनी के लिए आवश्यक नहीं होता है। साधारण सभा में संकल्पों की आवश्यकता। यहां पर प्रिय विद्यार्थियों, संकल्पों से आशय है प्रस्तावों से, एक तरह से रिजोल्यूशंस। प्रत्येक जो बहुव्यक्ति कंपनी है, चाहे वो निजी है या सार्वजनिक है, उसे अपनी साधारण सभा में संकल्प पारित करने होते हैं। वह संकल्प सामान्य हो सकते हैं या विशेष हो सकते हैं, जिन्हें आप सामान्य प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव कह सकते हैं, जिनके लिए सदस्यों की जो संख्या है वो अलग अलग लागू होती है कि साधारण प्रस्ताव के लिए मिनिमम कितने सदस्य जो हैं सहमत होने चाहिए और विशेष प्रस्ताव के लिए कितने। लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी पर साधारण सभा में जो संकल्पों वाली बात है, ये नियम भी लागू नहीं होता है। अर्थात उसे ये भी छूट प्राप्त होती है कि उसे अपनी किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में, सबसे पहली बात तो उसे मीटिंग बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है, वो स्वयं ही निर्णय लेता है। गणपूर्ति में भी वो अकेला ही होता है, इसलिए किसी तरह का कोई संकल्प पारित अगर वो करता है तो वो अपने हस्ताक्षर करके और उन संकल्पों को कंपनी को सूचित कर देता है, वो संकल्प पारित हुए मान लिए जाते हैं। संचालक मंडल की सभा में संकल्पों की आवश्यकता। जैसा कि ऊपर भी हमने पढ़ा है कि संचालक मंडल की सभा का आयोजन बहुव्यक्ति कंपनियों को करना आवश्यक है, यहां तक कि एक निश्चित संख्या में भी करना आवश्यक है। लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी को इस तरह की सभा का आयोजन नहीं करना होता, इसलिए किसी तरह के कोई संकल्प भी जो है उनके पारित नहीं किए जाते हैं। केवल जो एकल व्यक्ति जो उसका सदस्य है, वही जो उसका संचालक है, वो जो भी संकल्प लेता है उन संकल्पों को कंपनी को सूचित कर देता है, लिखित में उनकी सूचना कंपनी को दे देता है। सूचना कंपनी को देते ही ये मान लिया जाता है कि संकल्प पारित हो गए। नेक्स्ट, नगद प्रवाह विवरण। अर्थात
केस फ्लो स्टेटमेंट। बहु व्यक्ति कंपनियों को अपने वित्तीय खातों के साथ साथ अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है, केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट भी जो है उसे उनके साथ सबमिट करना होता है, लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी को ये छूट प्राप्त है कि उसे किसी तरह का कोई केस फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता। वित्तीय विवरण का अनुमोदन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अनुमोदन संचालक मंडल की सभा में संचालकों द्वारा करना होता है। लेकिन चूंकि एकल व्यक्ति कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी की संचालक मंडल की सभा का आयोजन नहीं किया जाता, अतः इस तरह के किसी भी वित्तीय विवरण का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय विवरण की स्वीकृति, बहुव्यक्ति कंपनियों में सामान्यतः वित्तीय विवरण की जो स्वीकृति है वो कंपनी की साधारण सभा में दी जाती है। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें सदस्य जो है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं उनका अनुमोदन साधारण सभा में करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति कंपनी को अपनी साधारण सभा का आयोजन नहीं करना होता, ऐसी दशा में उन्हें किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपके वित्तीय विवरण फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करना। प्राय बहु व्यक्ति कंपनियों में अपना जो वित्तीय स्टेटमेंट है उस वित्तीय स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार के यहाँ पर 15 दिनों के अंदर सबमिट करना होता है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में एकल व्यक्ति कंपनी को यह छूट प्राप्त है कि वो 180 दिन, 15 दिन के वनस्पत 180 दिन के अंदर वो अपना वित्तीय विवरण फाइल कर सकती है। और आखिरी बिंदु है वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर। जो उसकी वार्षिक विवरणी है उस पर यदि बहुव्यक्ति कंपनी है तो उस पर संचालक, कोई भी कंपनी सचिव या प्रैक्टिस करता हुआ कंपनी सचिव, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति कंपनी केवल उसका जो सचिव है या जो प्रैक्टिस करता हुआ सचिव है उसके हस्ताक्षर करके अपनी वार्षिक विवरणी तैयार कर सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने देखा एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार, ये छूट। मैं इसी में आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि जो ये छूटें और विशेषाधिकार है वो एक व्यक्ति कंपनी और बहु व्यक्ति कंपनी में अंतर भी है, इसलिए उस अंतर को अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, यही बिंदु उसके अंतर के आधार हो जाएंगे। थैंक यू।